नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद बवाल। छापेमारी करने गई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात सावन ठाकुर को लगी गोली। दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान की बरसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गोलियों की गूंज से एक बार फिर इलाका थर्रा गया है। पानापुर में प्रॉपर्टी डीलर की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई है। मृतक की पहचान कांटी पानापुर के हरचंदा निवासी 35 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद निजाम के रूप में हुई है। उसकी पत्नी रिहाना खातून पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार थी, लेकिन चुनाव में उन्हें हार मिली थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई हत्या करने का आरोप तो कोई आत्महत्या की बात बताने लगा। सूचना मिलने पर पानापुर ओपी पुलिस पहुंची। आसपास छानबीन की गई। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि गोली इसी से चली है। पुलिस ने हथियार को जब्त कर लिया है। इसे एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस जब घटनास्थल पर जांच को पहुंची तो लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। लोग हत्या की बात बोलकर अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिए हैं। आक्रोशितों ने शव उठाने से भी रोक दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर मामले को लेकर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। परिजन जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं देंगे, कुछ कहना मुश्किल है। वहीं चुनावी रंजिश को ध्यान में रखते हुए जांच चल रही है। मृतक का पूर्व में किसी से विवाद रहा हो तो उसे भी देखा जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद कांटी विधायक इसराइल मंसूरी भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। घटना हुई है कि सुबह में कोई ट्रैक्टर वाला यहाँ पे आया है। ट्रैक्टर वाला आया है तो बताया है, फ़ोन किया है सुबह 6:30 बजे करीब में कि यहाँ आइए से निजाम भाई का यहाँ कोई गोली मार के यहाँ फेंक दिए हुआ है। तो हम लोग आए हैं, सुबह में देखे हैं। उसके बाद जो है थाना को फ़ोन किए हैं, विधायक साहब को फ़ोन किए हैं, तो लोग अभी आए हुए हैं, देख रहे हैं इसका जो निदान, जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। कितने बजे सूचना मिली थी? 6:30 बजे करीब में सुबह में सूचना मिली है हम लोग के। हाँ, तो सुबह में झगड़ा नहीं, कभी कोई झगड़ा तो नहीं है। हाँ, इससे लग रहा है कि कोई आदमी इसको दुश्मनी से मारा है। तब क्या दुश्मनी है? नहीं, पहले से कोई ऐसा बात नहीं पता, हम लोग के नहीं पता है कि हाँ विवाद है कि नहीं है, लेकिन विवाद ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ये बोलेरो रखे हुए हैं, अब वही चलाते उलाते थे। 3-4 ठो गाड़ी है, वही गाड़ी चलाते थे। ड्राइवर उबर था, ये चलाते उलाते थे। घर से कब निकले? घर से कल सुबह 7 बजे करीब में हमसे इनको बात है फ़ोन से, तो बताया कि हम आते हैं 10 बजे मिलेंगे तुमसे। उसके बाद जो है 10 बजे के बाद इनका मोबाइल बंद हो गया हुआ है। उस समय से कोई बात नहीं है। कोई लड़का है रोशनपुर का, वही इनका बाइक जो है घर पर देने आया, ठीक है, घर पर दे करके वो चला गया। कितने बजे देने आया? वो लमसम करीब 1:30-2 बजे देने आया दिन में, और बाइक दे करके चला गया, ठीक है। जो एक लड़का है, मेरे भतीजा है, वो चिंता है उस आदमी को, रोशनपुर का आदमी है। उसके बाद से जो है इनको पता नहीं लगा है कि कहाँ। 2 आदमी से आया गाड़ी लेके, और उसका अपना गाड़ी था, वो गाड़ी छोड़वा दिया और वो अपना गाड़ी पर उठा लिया। अच्छा, ये अपने गाड़ी से नहीं गए? नहीं, उसी के गाड़ी पर गया। कौन था? पहुँचावे कौन क्या गाड़ी आया? कौन था से वो हम तो नहीं चिन्ह रहे वो सब। कितने बजे आया था? वो करीब 10 बजे। कब आया था? 10 बजे दिन में।
कल उसके बाद हम नहीं है, उसके बाद हम चल गए कांटी। और उसके बाद से उससे फ़ोन होते रह गया 11-12 बजे तक ले, फ़ोन उठाया नहीं। आप कैसे जानकारी मिला आज तक? अभी ट्रैक्टर हर बार रहा था खेत में, वही ट्रैक्टर वाला ड्राइवर जाके वहाँ हल्ला किया, जैसा ऐसा निजाम पड़ा हुआ है, मार दिया है गोली। किसी से कोई विवाद भी था पहले से? विवाद तो ब्लॉकर कर रहा था, सब ड्राइवर भी था, गाड़ी भी है अपना। अच्छा, चुनाव में खड़ा भी थे? चुनाव में वोट में खड़ा था, हार गया, ये भी था। क्या लग रहा है, कुछ शक वगैरह किसी पे? जी, किसी पे शक वगैरह? अब शक कैसे किसको कहे, शक सामने में है, आता तब ना शक करते हैं। देखिए, आज सुबह सुबह जानकारी मिली, एक होनहार नौजवान जो बिजनेस करके अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं, मोहम्मद निजाम, जो लगभग उम्र 35 बरस है, और तमाम लोगों से, समाज के लोगों से जो जानकारी मिल रही है, किसी तरीके से उस नौजवान का कोई गलत प्रवृत्ति भी नहीं था, नशा पान भी नहीं करते थे, और मेहनत और मजदूरी करके परिवार को जीवन यापन करने का काम करते थे। 3-3, 4-4 छोटे बच्चे हैं, और उनको जो है से कि किसी अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया है। इसलिए तमाम इलाके में रोष है, और यहाँ पर स्थानीय एसएचओ और डीएसपी मौजूद है। तमाम पुलिस पदाधिकारी से बात हुई है, हम लोगों ने उनको कहा है कि इस तरह की हत्याएं आम होती जा रही है, किसी भी सूरत में जो अपराधी है उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करे, और जो कानूनी कार्रवाई हो सख्त से सख्त कार्रवाई करके स्पीडली ट्रायल चलाया जाए, और जो दोषी अपराधी है उसको त्वरित शीघ्र जो है सो कि उसको सजा दिलाने का काम किया जाए। लोगों में आक्रोश बनी हुई है, लोगों का कहना है मुआवजा को लेकर के, क्या कहें? स्वाभाविक बात है आक्रोश होना, जब कोई नौजवान का हत्या होता है, ये बहुत ही विभत्स घटना है, स्वाभाविक बात है कि आक्रोश होना है। इसलिए पुलिस प्रशासन की अब जवाबदेही रह गई है कि यह जो हत्या हुई है इसका उद्भेदन करे और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। सरकार लगातार सुशासन की बात करती है, लेकिन आए दिन ऐसी घटना देखी जा रही है। पूरे बिहार का आलम यही है, सब जगह रोज हत्याएं हो रही है, और पुलिस जो है सिर्फ शराब ढूंढने में लगी है। ये कहने की बात नहीं है, पूरा बिहार जान रहा है, आम आवाम जान रहा है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक गया है। ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी ने इन्हें मारा है, बट अभी उस बिंदु पे कंफर्म तो पोस्टमार्टम वगैरह के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात है कि इसमें मतलब जिस तरह से गोली लगी है, सर में एक गोली लगी हुई है, बाकी उनका मोबाइल वगैरह भी जो है जेब में ही मिला है। तो अब वो सब टावर लोकेशन वगैरह यहाँ का निकालेंगे, मोबाइल से बहुत चीज़ें पता चलेंगी, कुछ लोकल इंटेलिजेंस भी मिलेगा। तो मिला जुला के एक फाइनल देना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ सारे बिंदुओं पे कुछ कुछ आगे बढ़ रहा है बात, तो पता चलेगा। हथियार भी बरामद हुई है? हाँ, एक हथियार भी बरामद हुआ, वहीं पे था जहाँ पे बॉडी मिली, वहीं पे हथियार रखा हुआ था, और इनका मोबाइल और पर्स भी जेब में ही था। परिजनों ने सर बातचीत के क्रम में क्या लगा, कुछ आपसी विवाद वगैरह? कुछ अभी तक तो कुछ इस तरह का बात नहीं पता चला है, बात तो हुई, डिटेल में बात हुई, बट इस तरह की कुछ बात नहीं पता चली। बस ये पता चला कल सुबह अपने घर से निकले थे, उसके बाद से कुछ लोगों का कहना है इनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था, और बस नॉर्मल जैसे लोग निकलता है काम पे, ये भी निकले थे। इनका ज़मीन का भी कुछ था, और रजिस्ट्री वगैरह करवाते थे, और भी इनका कुछ था बिजनेस, बस इतना ही बता पा रहे हैं वो लोग। तो अब इस से जुड़ा हुआ मामला ही प्रतीत हुआ है? नहीं, ये अभी कह तो नहीं सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हर बिंदु पे अब देखना तो होगा ही, तो जिस बिंदु पे मिल जाए, बट हाँ ये सारे बिंदुओं पे हम लोग कवर करेंगे। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो एक ही लग रही है, बाकी तो अभी तो दिख तो एक ही रहा है, बाकी अब आप पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गोली लगने से शराब माफिया सावन ठाकुर जख्मी हो गया। उसे गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही, जबकि दर्जनों अन्य आरोपी फरार हो गए। घटना कटरा थाना क्षेत्र के जजुआर की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब का बड़ा धंधेबाज सावन ठाकुर इलाके में डील करने पहुंचा है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के नेतृत्व में टीम ने धावा बोला। खुद को घिरता देख सावन ठाकुर ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि उसके समर्थन में 2 दर्जन से अधिक लोग आ गए। पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। दोनों तरफ से 12 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। इसी दौरान एक गोली सावन ठाकुर को लगी।
यह देखकर उसके समर्थक भागने लगे। पुलिस बल की संख्या अधिक होने के कारण उसे दबोच लिया गया। उसे गोपनीय जगह पर रखकर इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने सावन ठाकुर के पास से हथियार भी बरामद किया है। घटना के संबंध में डीएसपी ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सावन के खिलाफ दर्जनों शराब, गोलीबारी, लूट और हत्या के केस विभिन्न थाने में दर्ज है। वह सभी फाइल खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक एक कर सभी कांडों में उसे रिमांड किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि वह शराब का बहुत बड़ा धंधेबाज बताया जा रहा है। पूरे उत्तर बिहार में उसका सिंडिकेट शराब का धंधा करता है। उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस जुटी है। एसएसपी जयंत कांत ने इसके लिए विशेष टीम भी गठित कर दी है। उसके सभी ठिकानों का पता लगाकर कार्रवाई की जा रही है। जी, कटरा थाना अंतर्गत यजुआर गांव में कुख्यात आपराधिक गिरोह का सरगना सावन ठाकुर, जिसके विरुद्ध तकरीबन 2 दर्जन मामलों में जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसकी सूचना हम लोग को मिली थी। छापेमारी के क्रम में अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई है, जिसका जवाब पुलिस ने भी फायरिंग से दिया है। अपराधियों और पुलिस के बीच में फायरिंग हुई है। 2 अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कुख्यात अपराधी सावन ठाकुर भी शामिल है। गोली भी लगी थी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो सावन ठाकुर है उसको गोली लगी है पैर में और वो फिलहाल इलाजरत हैं। सर, ये पहले से शराब मामले में इन्वॉल्व रहे हैं? शराब के मामले तो हैं ही हैं, लेकिन शराब के अलावा इनके ऊपर हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, शराब, इन तमाम चीज़ों के गंभीर संगीन मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। एक पुलिस के लिए उपलब्धि सर माना जाता है? जी बिल्कुल, चुनाव के ठीक पहले पुलिस के लिए डेफिनेटली एक मैं मानूंगा कि एक अच्छी उपलब्धि है। इनके पास से कुछ बरामद भी है, कैश वगैरह? सामान मिला है इनके पास से, हथियार मिला है इनके पास से, और हम लोग इनके अलावा इसकी निशानदेही पर अन्य जो जगह हैं छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। इनके साथी का सर क्या नाम है? इनके साथ इनके एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक गिरोह है, हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं और इनके जो तमाम गिरोह के शामिल सदस्य हैं उन सभी के बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और माफियाओं के लिए क्या मैसेज होगा जो पुलिस टीम पर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, उनके लिए क्या? बिल्कुल मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध पुलिस डेफिनेटली कठोरता से निपटेगी। बुछा विधायक मुसाफिर पासवान के शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उनके नाजिरपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुसाफिर पासवान के समाधि स्थल पर पौधारोपण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद शोक संपन्न परिवार को सांत्वना देने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तुरंत चले गए। मुसाफिर पासवान के छोटे पुत्र अमर पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि वह पूरे परिवार के साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान वीआईपी पार्टी से विधायक थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी खुद मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी की ओर से मुसाफिर पासवान के नाम पर 10,000 गरीब परिवारों को 1 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज की। उन्होंने कहा कि मुसाफिर पासवान के नाम पर बोछा में एक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र जल्द ही शुरू किया जाएगा। जी, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी यहाँ पे आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया, मुसाफिर जी की श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने सांत्वना दी। कैसा लगा, मतलब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ? जी, बहुत अच्छा लगा। उनको हम लोग 2 दिन पूर्व ही कार्ड देने गए थे और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने इस दुख की घड़ी में आके हम लोगों का साथ, इस घड़ी में साथ निभाया और यहाँ पे आके हमें सांत्वना दी। है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आगे की बातें करें। अपना वीआईपी पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्षति हम लोग एहसास कर रहे हैं, तो आज इसके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में विशेष तौर पे पार्टी के तरफ से 10,000 परिवार, खास करके बोछा विधानसभा और जिला के अंतर्गत ज़रूरतमंद परिवार को हम लोग 1 हफ्ता का राशन मुहैया कराएंगे और ये कार्यक्रम 1 महीना तक लगातार जारी रहेगा। हमेशा मुसाफिर पासवान जी का हमेशा सोच था कि गरीब लोगों को हमेशा सम्मान करें, उनको ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें। जब आप बिहार में जब दूसरी बार कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उस समय में हमने पटना में हॉस्पिटल में खाने का व्यवस्था किया। पूरे पटना में लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे थे और उस समय में माननीय विधायक जी ने हमें फ़ोन करके कहा कि हम मुजफ्फरपुर में सभी को हम खाना खिलाना चाहते हैं
और उस समय में अमर पासवान जी और पार्टी के सभी साथी और मुसाफिर पासवान जी ने मुजफ्फरपुर में PMCH या अन्य हॉस्पिटल में सब जगह उन्होंने खाना बनवाया खुद के आवास पे और सबके घर घर तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो हमेशा उनका सोच था कि गरीब ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराएं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को विचार को आगे बढ़ाते हुए आज हमने निर्णय लिया कि 1 महीना तक निरंतर जिला में कार्यक्रम चलेगा और उनके सम्मान में और 1 हफ्ते का राशन 10,000 परिवार को हम लोग वितरण करेंगे और 1 महीने तक कार्यक्रम पार्टी के सभी पार्टी के सदस्य और अमर पासवान जी सब मिलके लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसे मौके पे हम परिवार के साथ हैं, परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ हैं और हमेशा मजबूती से पार्टी के साथ उन्होंने कंधे से कंधे मिला के चले, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में बहुमत किस तरीके से है। अन्य पार्टी के लोग भी और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें उनके बीच में रखा और बहुत सारे लोभ लालच देने की भी बात की है, लेकिन उन्होंने इस सब बात को परवाह किए बगैर मजबूती से पार्टी के साथ रहें। और आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मजबूती से मुसाफिर पासवान भले नहीं है लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे उनके विचारों को लेकर आगे बढ़े और उनके परिवार के साथ हम लोग रहें। सर, उनका एक मतलब विधानसभा का सवाल भी था, अभी आया भी है DM साहब के यहाँ, वो प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय के निर्माण को लेकर उनकी एक अंतिम इच्छा थी, अभी DM साहब के यहाँ आया हुआ भी है, विधानसभा उनका सवाल भी था उसको लेकर। चूँकि जिला प्रभारी मंत्री भी हैं आप, तो इस मामले को लेकर क्या करेंगे? उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक उन्होंने जाते जाते एक हमारे विभाग के लिए भी उन्होंने सवाल किए थे कि उनको खास करके बोछा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालक भाई को ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाया जाए। तो उसके लिए वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो सवाल आया था उस पर हम लोग विभाग के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। आने वाले समय में बोछा विधानसभा के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर हम फिशरीज का खोलने के लिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से बिहार में बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन चर्चा के विषय बने हुए हैं। विधानसभा में भी आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने आवाज उठाई। आपको बता दें कि पूर्व सांसद DM के हत्या के आरोप में जेल में बंद है। 14 वर्ष की उम्र कैद का कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हो चुका है। 6 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई है। उनके पुत्र चेतन आनंद ने विधानसभा में भी आवाज उठाई। साथ में राजद के कई नेता भी थे, जिस पर बिहार सरकार ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई संभव नहीं है क्योंकि वो एक DM के हत्या के दोषी हैं, इसलिए उन्हें परिहार नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद राजपूत समाज में राज्य सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजपूत संगठनों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब मुकर रहे हैं नीतीश कुमार, तो जिस समय आनंद मोहन पर राजनीतिक द्वेष लगाया गया था, ये सबको पता है कि आनंद मोहन जी बिल्कुल निर्दोष है, इस कांड में वो शामिल नहीं है। फिर भी राजनीतिक के तहत उनको फंसाया गया। तो यही नीतीश कुमार है जो इसी मुजफ्फरपुर के समन्वय पर आके, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस भी थे उसमें शामिल, और धरना प्रदर्शन किए थे और कहे थे कि बिल्कुल निर्दोष आदमी को इसमें फंसाया गया है। और उनका समर्थन लेके मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री 1 बार 2 बार 3 बार बने और उनसे आशा किया गया कि अब वो इस बार जो है उनको जेल से निकालने का काम करेंगे, चूँकि वो जानते हैं जो वो उसमें दोषी नहीं है, निर्दोष है। उसके बावजूद भी आखिर किस मंशा से वो जो है उनको जेल में रखे हुए हैं। अब तो 14 साल 6 महीना सज़ा पूर्ण हो चुका है। अब तो उनको राइट बनता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि जघन्य से जघन्य अपराध भी कोई किया हो, अगर 14 साल का सज़ा पूरा हो गया हो तो उसको रिहा किया जाए। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार पिछले साल भी, आप लोगों को भी मालूम होगा, नीतीश कुमार पिछले साल भी मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप के जयंती के शुभ अवसर पर कहे थे कि वो हमारे मित्र है और उनको निकालने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन वो बोल के मुकर जाने वाले व्यक्ति हैं। और जो दोस्ती का इतना ज़्यादा उनके साथ दिखावा दिए, आज पीठ में छुरा मारने का उन्होंने काम किया है। जो वो उनके सरकार के द्वारा विगत 2 दिन पहले विधानसभा में बतलाया गया कि उनको परिहार नहीं मिल सकता है। लोक सेवक का जो है जो हत्याकांड में वो खुद बोल चुके हैं, जो ये उनको फंसाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत उनको जो है इसमें जेल में डाला गया, उसी में वो कैसे कह रहे हैं जो लोक सेवक में वो हत्या में दोषी है। ये तो उन्हीं का विरोधाभास है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जिस समय सत्ता में नहीं थे तो आनंद मोहन निर्दोष थे,
बिल्कुल जो है उनको फंसाया जा रहा था, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया। वही नीतीश कुमार आप कहते हैं आनंद मोहन जी लोक सेवक की हत्या किए हुए हैं। अब क्या लोक सेवक का हत्या हो या आम आदमी का हत्या हो या किसी भी आदमी का हत्या है, जान जान है। अगर 14 साल का सजा पूर्ण करने के बाद किसी को भी परिहार मिल सकता है, तो इसमें लोक सेवक और आम आदमी के हत्या का कहीं कोई बातें नहीं आता है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सजगता बरती जा रही है। इसको लेकर सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर में जिलेवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। कई लोगों की जानें गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से कई लोग कोरोना को मात देकर सकुशल लौटे। वहीं कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां दिखने लगी हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की लगातार बैठक की जा रही है। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतनी है। उन्होंने संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखने का निर्देश सभी पीएससी में दिया है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर बाहर से लौटने वाले यात्रियों की टेस्टिंग कराई जा रही है। ट्रेन के माध्यम से विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोरोना जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। स्टेशन पर कोरोना टीकाकरण कार्य बीते कई दिनों से चल रहा है। डोर टू डोर टीकाकरण कार्य भी चलाया जा रहा है। हमारी ओर से पूरी तैयारी है। स्टेशन पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है RT-PCR से, और विदेशों से जो सूची प्राप्त हो रही है आने वालों की, उनकी भी फ़ोन से कांटेक्ट करके उनकी भी जांच कराई जा रही है। अगर कोई अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको अविलंब जो है आइसोलेट किया जाएगा, और उसके बाद उसका जो है जीनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए IGMS भेजा जाएगा। फिर वहाँ से रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है कि RT-PCR से नए वाले वर्जन की पकड़ नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है, और स्पष्ट जो भी पकड़ा रहा है नए वाले RT-PCR से ही पकड़ा रहा है। इसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का 3 दिवसीय शहीदी पर्व सोमवार को रमना गुरुद्वारा साहिब में शुरू हो गया, जो मंगलवार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आए भाई करनैल सिंह के रागी जत्थे एवं बंगला साहिब दिल्ली से आए भाई सत्यपाल सिंह के रागी जत्थे ने संयुक्त रूप से शब्द कीर्तन की प्रस्तुति दी। वहीं 48 घंटे का अखंड पाठ चलता रहा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु घर में माथा टेककर प्रार्थना की। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह ने कहा कि शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी, मगर अन्याय से समझौता नहीं किया। उस समय कई लोगों ने औरंगजेब के खौफ से धर्म परिवर्तन कर लिया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी धर्म परिवर्तन का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इस कारण दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें अपने शीश का बलिदान देना पड़ा। जहां उन्होंने कुर्बानी दी, वह स्थान आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के नाम से विश्वविख्यात है। महाराज ने कहा कि जितना बड़ा अत्याचार हो रहा है उसके लिए किसी बहुत बड़े महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। तो इसी क्रम में उनके 9 साल के गुरु गोविंद सिंह दरबार में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई पिताजी की ये लोग उदास क्यों हैं, हम इनकी उदासी का हरण कीजिए। तो पिताजी ने कहा कि इनके लिए जो आध्यात्मिक परिवर्तन करने के लिए देश में ये जो काम करना, तो किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई अगर आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, माने एक पुत्र पिता को कह रहा है कि आप बलिदान दे दीजिए। और उन्होंने फिर शीशगंज चांदनी चौक में 1675 में ये बलिदान दिया, और उसी की स्मृति में हर साल माने किसी के धर्म का जबरन परिवर्तन जो है उस पर का विरोध करते हुए कि हम उनको भी बहुत लालच दिए गए, बहुत कष्ट भी दिए गए, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे और आत्म बलिदान दिया। उसके बाद देश में एक क्रांति हुई। तो उसी समय से ये 1675 ईस्वी में ये हुआ था, तब से आज तक सिख संगतें मिल करके गुरु तेग बहादुर साहब। मंगलवार को IDS कॉलेज अंग्रेजी विभाग द्वारा 7 दिवसीय अंग्रेजी में उच्चारण की शुद्धता शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्रधानाध्यापक प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, ह्यूमैनिटिक्स के डीन प्रोफेसर एस.के. पाल, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग प्रोफेसर के झा, विशिष्ट अतिथि पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भारती सिन्हा एवं विशिष्ट वक्ता अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनीता घोष ने भाग लिया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का एक समर्थ साधन है। इसमें शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से मन की बात बतलाई जाती है। विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा सारे विश्व को जोड़ने का काम करती है। अंग्रेजी भाषा को सर्वग्राही बनाने के लिए उच्चारण की शुद्धता की ओर ध्यान देना परम आवश्यक है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने अध्यात्मक, निसंग और देश प्रेम, नारी चेतना संबंधित बहुत सारी रचनाएं की, जिनकी काव्य सरलता, लत्यात्मकता, सांकेतिकता और सामाजिक मिथकीय परंपरा की मर्यादा अपने आप में वशिष्ठ है। ये बातें बेला पत्रिका के तत्वाधान में निराला निकेतन में आयोजित महामानी स्मरण में राउरकेला, उड़ीसा में आए हुए मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार और आलोचक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने भावपूर्ण और तेजस्वी उद्गार में कही। मौके पर साहित्यकार संजय पंकज, कवि डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। में कभी कभी कोई प्रतिभा जन्म लेती है और जब वह जन्मभूमि भारत होती है तो मैं समझता हूँ कि जानकी वल्लभ शास्त्री, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री विश्व में सबसे श्रेष्ठतम कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह से गीतांजलि लिखकर स्वयं को अमर कर दिया, उसी प्रकार से उन्होंने राधा लिखकर स्वयं को इस पूरे साहित्य के साम्राज्य में अपने को स्थापित कर दिया। कामायनी की अपनी भूमिका है, लेकिन राधा की अपनी भूमिका है। उनके विरल व्यक्तित्व का दर्शन यदि करना हो तो उनके गीतों में तो किया जा सकता ही है, लेकिन उसके साथ साथ महाकाव्यों में जो वाणी है उनकी, वह अमरत्व को प्राप्त करती है। उसमें सांगीतिकता है, उसमें सामाजिकता है, साहित्यिकता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ मिलेंगी। हिंदी भाषा साहित्य के गौरव पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के अंतर्धान होने की तारीख 7 अप्रैल 2011 है और 7 मई 2011 से उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित उनके स्मारक स्थल पर कई पीढ़ियों के जमावड़े के साथ जो आयोजन होता है, जिसका बड़ा पावन और पवित्र ऐतिहासिक नाम, आध्यात्मिक नाम है महावाणी स्मरण। हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री किस कद और व्यक्तित्व के थे और यह उनका निराला निकेतन संपूर्ण परिसर उनके संभाषण, उनकी गीति कला, उनकी चेतना, उनकी तपस्या से सिद्ध है। यह हम लोगों के लिए तपस्थली है और हम लोग उनके बाद की पीढ़ी यहाँ आकर माथा टेकते हुए, उनको उपस्थित मानते हुए, सूक्ष्म काया से नहीं बल्कि एक अक्षर पुरुष के रूप में अनुभूत करते हुए हम यहाँ अपने संस्कार को, संस्कृति को, भाषा को, साहित्य को और होने को विस्तार देने के लिए आते हैं, परिमार्जित करने के लिए आते हैं, हम संस्कारित होने के लिए यहाँ आते हैं। आज के इस आयोजन में जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक डॉक्टर अनिल कुमार का आना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को देखा है, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को सुना है। आगामी 9 जनवरी को होने वाली अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता ओडिशा के संबल में आयोजित होने वाली है, जिसमें मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम, एमएसकेबी, आरडीएस, वैशाली, सीतामढ़ी सहित विभिन्न कॉलेज के छात्राओं को चयनित किया गया। एमडीडीएम कॉलेज के स्पोर्ट्स विभाग की प्रोफेसर शकीला अजीम और एमएसकेबी के प्राचार्य डॉक्टर नलिन विमोचन ने बताया कि आज मुजफ्फरपुर के एमएसकेबी के प्रांगण में इस प्रतियोगिता का ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद आज चयनित टीम उड़ीसा के संबल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रस्थान करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आरबीबीएम की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की और छात्राओं के साथ हाथ मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया और खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं एमएसकेबी के प्राचार्य नलिन विमोचन ने होस्ट की भूमिका निभाई। मौके पर एमडीडीएम की स्पोर्ट्स कोच प्रतिभा थापा, आरबीबीएम के स्पोर्ट्स कोच सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन टीम का गठन के लिए ट्रायल हुआ और इस ट्रायल के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय कबड्डी में और लड़कियों के वुमेंस कबड्डी में बिहार विश्वविद्यालय की टीम बनी
जो टीम इंटर स्टेट टूर्नामेंट खेलने के लिए अगले महीने में जो उड़ीसा के संबलपुर में हो रहा है उसमें जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने एक प्रतियोगिता के माध्यम से के द्वारा इस तरह की एक टीम का गठन किया। 12 बच्चे बिहार विश्वविद्यालय की टीम में चुने गए इस ट्रायल के माध्यम से। महिला शिव कला भवन होस्ट कर रहा था और विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे कॉलेज को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि इस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन कर आप विश्वविद्यालय के स्तर पर एक टीम का गठन करें, जो हमने किया है। मैं प्रोफेसर शकीला अजीम एमडीडीएम कॉलेज से हूँ। आज एमएसकेबी कॉलेज में के प्रांगण में खड़ी हूँ। एमएसकेबी ने ट्रायल कराया है अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का, जिसमें गेम चला और सिलेक्शन किया गया है। 9 तारीख को उड़ीसा के संबल में इस गेम का आयोजन होगा और अपनी यूनिवर्सिटी भेजेगी टीम को। कौन कौन कॉलेज से यहाँ से भेजी जा रही है? यहाँ एमडीडीएम, एमएसकेबी और आरबीबीएम और वैशाली से और हाजीपुर से, तमाम से, सीतामढ़ी से छात्राएं आई हैं कबड्डी का गेम खेलने के लिए और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी अनाउंसमेंट होने वाला है और ये टीम जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।